हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKI श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11th फॉर NCERT एंड CBSE। यदि आपने 10th के बाद 11th में यदि साइंस ग्रुप लिया है और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते तो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और बेसिक मीन्स जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें विमी सूत्र है, उसमें CGS, MKS, FPS ये मात्रक है, SI है, SI यूनिट्स है। तो इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। यदि चैप्टर 2 आप नहीं स्टडी करते, नहीं पढ़ते हैं और आगे के चैप्टर यदि स्टडी करोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, दिमाग के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। इसलिए आपको चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है और बढ़िया तरीके से इसको समझना है। आप रजिस्टर रख लीजिए और मेरे साथ ये सब नोट करते चलिए और समझते रहिए, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यदि आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, उस पर आप कनेक्ट हो जाइए। हम आपको एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है ना। उस एप्लीकेशन से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको नोट्स यदि फैसिलिटी चाहिए, नोट्स भी यदि आपको आवश्यकता है तो नोट्स भी हमसे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तब आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, मात्रक एवं मापन। मात्रक मतलब होता है यूनिट्स, मेजरमेंट मतलब माप करना। किसी भी वस्तु को मापते हैं यदि हम, जैसे मान लो अपने पास ये पेन है, पेन का मेजरमेंट करना। इसका मेजरमेंट क्या कर सकते हो आप, क्या क्या हो सकता है ये बताइए। इसका मेजरमेंट यदि हम करेंगे तो इसमें लेंथ हो सकती, लंबाई हो सकती है, ठीक है ना, द्रव्यमान हो सकता है। और क्या कर सकते हैं आप, इसकी मोटाई निकाल सकते हैं, मोटाई भी लंबाई में आएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज मापन की। आप मापन करेंगे तो मान लो ये लंबाई आ रही, तो लंबाई को किस में दर्शाओगे आप, सेंटीमीटर में। और ज़्यादा यदि लंबाई हो गई तो फिर किस में जाओगे, मीटर में। और उससे ज़्यादा जाना है तो किलोमीटर में। तो इस तरह से हमारे पास उसको मापने के तरीके और मात्रक लगाने के तरीके भी। मान लो इसको आप तुम वेट निकाल रहे हैं ना, भार निकाल रहे हो, तो भार निकालते समय मान लो इसका जो वेट है, वजन है या भार जो है वो 20 ग्राम है, तो आप 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर नहीं लिख सकते हो। तो आपको इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि लेंथ को किस में लिखा जाएगा, द्रव्यमान यदि निकाला तो किस में लिखा जाएगा, ठीक है ना, करंट विद्युत धारा है तो वो किस में लिखी जाएगी। तो अपने को यहाँ पर मेज़र करते आना चाहिए और उसके यूनिट लगाते भी आना चाहिए। मतलब मापन तो करेंगे पर साथ में मात्रक लगा के भी लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। और मैंने पहले आपको बताया कि ये चैप्टर है ना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब फर्स्ट जो चैप्टर है तो वो भी अब नेक्स्ट आगे जो वीडियो आ रहा है उसमें आपको वो फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। और एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ कि यदि हमसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, जुड़कर हमसे आप लाइव पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट पढ़ते समय ही क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी हमने स्टूडेंट को दी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लाइव क्लासेस चलती है उनमें टीचर ही पढ़ाया जाता है ना। उसमें कुछ बीच में स्टूडेंट इंटरप्ट नहीं करते, पूछते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि यदि मान लो ये पढ़ा रहे और अभी किसी लोकेशन पर, किसी जगह पर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और वैसे फिजिक्स 11 का देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। यदि आप हमसे जुड़े रहे तो हम तेज़ी से फिजिक्स को स्टडी कर लेंगे और आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो हम बात कर रहे हैं मात्रक और मापन। तो समझ ही गए होंगे मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। मेज़र करते हैं तो उसका मात्रक भी लगाना पड़ता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ठीक है ना। तो पूरे विश्व के हिसाब से, पूरे विश्व में, कि हमारे ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग, US UK में अलग, तो विश्व में एक मात्रक बनाए गए हैं, ठीक है ना, मापन करने के। तो वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। और इसमें नई चीज़ क्या आई, जो 9th में आपने मात्रक तो पढ़े होंगे, मापन भी पढ़ा है,
परंतु इसमें 11th में ऐसी क्या चीज़ें आ रही है जो डिफरेंट है, वो भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ये सब मेजर किसका किया जाता है? भौतिक राशियों का। भौतिक राशियाँ क्या होती है? जैसे बल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती है। समझ गए ना? फिजिकल क्वांटिटी। तो वे राशियाँ जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता, शुद्धतापूर्वक, जिसका मापन संभव है, ऐसे गुणधर्म जिसका मापन संभव होता है, उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब यथार्थतापूर्वक मतलब शुद्धतापूर्वक बोल सकते हो आप, एकदम सही ढंग से मापन करना है ना, करेक्ट होना चाहिए। तो वे राशियाँ जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। नोट करते चलिए आप मेरे साथ। जैसे पेन है तो हम क्या निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे। यदि इसको हम तोलते हैं तो क्या निकाल लेंगे? हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, है ना। समय देखते हैं तो क्या निकालते हैं? टाइम मालूम पड़ जाता है कि अभी कितने बज रही है ना, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो इस तरह से हम समय भी निकाल सकते हैं। वेग, गाड़ी चला रहे, कोई चीज़ चल रही है सीधी डायरेक्शन में तो उसका वेग निकाल सकते हैं। आड़ी टेढ़ी चल रही तो हम चाल निकाल सकते हैं। स्पीडोमीटर आपने गाड़ी में देखा ही होगा। तो क्या बोलेंगे? वे राशियाँ जिनका मापन संभव हो, जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियों के बारे में तो हम पढ़ ही रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे, वो टेंशन मत लीजिए, इनको एग्जाम्पल को रटिए मत, ठीक है ना, क्योंकि टोटल फिजिक्स में भौतिक राशियों का ही अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ पर किनका मापन संभव और किनका मापन संभव नहीं है, इसकी बात करते हैं अब हम। तो अब हमको देखना है कि किसका मापन हो सकता है। सभी दुनिया में जो चीज़ें होती सबका मापन हो सकता है क्या? जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, यदि पेन आपको नापने के लिए बोला, मेज़र करने, मापने के लिए बोला, तो आप इसको माप लोगे। अब किसी ने कहा कि यार मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है ना, दूसरा स्टूडेंट बोलता मुझे भी दर्द हो रहा है सर, है ना। अब दर्द का कोई माप, मेजरमेंट होता है क्या? उसको माप सकते हैं क्या? नहीं, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो भौतिक राशियाँ वही कहलाएगी जिनका मापन संभव हो सकता है, जिसका मापन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब भौतिक राशियाँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि 2 प्रकार की फिजिक्स में दर्शाई गई, दिखाई गई, साइंटिस्ट ने यहाँ पर शो की गई है, ठीक है ना, कि 2 तरह की भौतिक राशियाँ मेनली होती है। और अगर हम सदिश और अदिश में पढ़ेंगे तो वहाँ भी भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की पाई जाएगी। तो फिलहाल मात्रक और मापन में भौतिक राशियों के कितने प्रकार दिखाए गए? निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। मूल राशियाँ, देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं बहुत डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि आपको चैप्टर इजी बनाने के लिए सब कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना, बढ़िया समझ में आएगा आपको। बहुत सारी बातें होती समझाने की, तो सब बातें बोलना पड़ती, समझाना पड़ती स्टूडेंट को। ऐसा नहीं हो कि, है ना, जैसे लाइव क्लास चलती है कि बच्चा बार बार पूछे जा रहा है, उसको पूरी बात बताई नहीं गई। तो ये सब बातें बोलना पड़ती, समझाना पड़ती है, एग्जाम्पल भी बताना पड़ते हैं। हाँ, तो मात्रक और मापन में जो भौतिक राशियाँ होती है निर्भरता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। 2 भागों में उसको बांटा गया है। नंबर 1 मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्या होती है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी हो सकता है कि मूलभूत राशियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। मूलभूत राशियाँ बताइए कि फिजिक्स में कितनी मूलभूत राशियाँ होती है या कितनी पूरक राशियाँ होती है, ठीक है ना, वो हमको जानकारी देना। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मूलभूत राशियाँ या मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो मूल राशियों से आप क्या समझते हैं? वे राशियाँ मूल। अब मूल की बात करते हैं। मूल राशि क्या होती है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक राशियाँ। जैसे हम मार्केट में देखते हैं या हमारे घर में आप देखा होगा कि दूध से हम चाय बनाते, कॉफ़ी बनाते, दूध पीते हैं। तो दूध जो है, ठीक है ना, वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, वो मूल है। और उसके द्वारा जो मावा बनाया जा रहा है, पनीर बनाया जा रहा है, मक्खन हो सकता है, जो मिठाइयाँ बनाई जा रही है, ये सब क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न। तो मूल क्या हुआ? दूध हुआ ना, और व्युत्पन्न क्या हुआ? ये सब चीज़ें होगी। यदि मार्केट से दूध यदि हटा दिया जाए
ठीक है ना, या दूध से बने पदार्थों को हटा दिया जाए तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ये बात आप जानते हो। तो यहाँ मूल कई दुकानें जो मिठाई की दुकानें आपने देखी होगी, ठीक है ना, पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है, दूध डेयरियाँ हो गई है। तो यहाँ सब मूल डिपेंड करता है मूल राशियों के ऊपर। यदि मूल राशियाँ होगी तभी तो उत्पन्न राशियाँ आएगी। तो फिजिक्स में कौन सी होती है? और एग्जाम्पल तौर पर यदि हम बात करें तो ईंट, सपोज करते मकान बना रहे हैं तो मूल क्या है उसमें, बेसिक क्या क्या चीज़ें लगती बताइए। ईंट लगती, उसमें रेती लगती, सीमेंट लगती, पानी लगता है, उससे हम दीवार बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मूल क्या हुआ, ईंट, पत्थर भी हो सकते हैं ना, सीमेंट, रेती और पानी। तो ये सब मूल राशियाँ, उससे उत्पन्न क्या हो रहा है, मकान बना रहे हैं, मकान को उत्पन्न कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं हम। तो इस तरह से फिजिक्स के इसमें हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। तो वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अर्थात एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियाँ कहलाती है। अब ऐसी राशियाँ कितनी होती है? तो ऐसा पद्धति में 7 मूल राशियाँ तथा 2 पूरक राशियाँ होती है। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है देखना। सबसे पहली जो मूल राशि होती है लंबाई। और लंबाई के यदि हम लिखते हैं एसआई यूनिट, अभी एसआई यूनिट की यानी मात्रक की बात हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, तो उसमें आप थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल ये जो लिखा है इसको डायरेक्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियाँ होती है। मूल राशि में नंबर 1 याद रखना आपको, लंबाई। और लंबाई को मेज़र करते हैं मीटर में। अब स्टूडेंट बोलता है सेंटीमीटर भी तो होता है, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, माइल भी होता है, तो वो सब बाद में बात करें। फिलहाल यहाँ पर क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में, ठीक है ना, फिजिक्स में ये दिए गए संकेत और ये उनके मात्रक है। तो फिलहाल एसआई में हम बात कर रहे हैं। एसआई पद्धति में क्या होता है, लंबाई के लिए मीटर, और मीटर को लिखा जाता है स्मॉल एम से। द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखा जाएगा, ठीक है ना, और उसका संकेत है केजी। समय को सेकंड से लिखा जाएगा और संकेत क्या होगा, एस। जब हम लिखेंगे कि भाई 5 सेकंड तो 5s लिख दो। 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम तो 10 kg लिख दो। कई लोग किलोग्राम को 1 kg 2 kg बोलते हैं, आपने सुना होगा। हाँ, तो ताप का जो है ना, यहाँ पर देखिए ताप का ऐसा है मात्रक केल्विन होता है, इसे कैपिटल K से लिखा जाता है। और ज्योति तीव्रता, अभी ज्योति तीव्रता क्या होती, इसका जो ऐसा है मात्रक कैंडेला होता है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप एक दीपक जलाते हैं तो उसकी जो ज्योत निकलती है तो उसको बोला गया है ज्योति, और उसकी तीव्रता, जिससे कि लाइट होता है, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तो उसकी तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला से, उससे CD से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रकाश स्रोत का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर इस मात्रक की आवश्यकता होती है। ज्योति तीव्रता का ऐसा है मात्रक कैंडेला, इसे CD से लिखा जाता है। विद्युत धारा क्या होता है, करंट होता है। वैसे जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते वो भी करंट ही बोलते, विद्युत धारा नहीं समझते हो। गांव में आपने देखा होगा कि लोग क्या बोलते हैं, करंट लग गया उसे, है ना, विद्युत धारा लग गई कौन बोलता है। तो विद्युत धारा आपने 10th में स्टडी किया है। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पेयर होता है, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसे MOL से लिखेंगे। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे मोल संकल्पना, तो वहाँ पर आपको पदार्थ की मात्रा को दर्शाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मोल, ठीक है ना। वहाँ क्वेश्चन भी आएगा 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो ये केमिस्ट्री का पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा है मात्रक मोल होता है। अब 7 मूल राशियाँ हो गई है और 2 पूरक राशियाँ होती है, इनको बाद में शामिल किया गया, ठीक है ना। यानी कि जब कोई, ये शामिल क्यों की गई, जब कोई वस्तु वृत्ताकार घूमती है, ठीक है ना, तो उसका जो विस्थापन होता है वो कोणीय विस्थापन होता है। जैसे देखिए ये वृत्ताकार मार्ग पे कोई वस्तु घूम रही, सपोज करते हैं ना, वृत्ताकार मार्ग है, तो एक वस्तु अपनी कहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। समझ रहे, ये इसके केंद्र के ऊपर, तो इसको दिखाया गया थीटा से। और मान लेते हैं इसका केंद्र, वृत्ताकार मार्ग का केंद्र O है और त्रिज्या उसकी R है,
तो यहाँ पर फार्मूला इसका बनेगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या बनेगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसको लिखा जाता है रेडियन में। तो यहाँ पर कोण क्या हुआ? थीटा हुआ। चाप क्या हुआ? पी क्यू हुआ। और त्रिज्या क्या होगी? आर हुई। तो थीटा, चलो क्यू यहाँ थीटा से मैच कर रहा है। थीटा समझते हो? हाँ, 10th में स्टडी किया आपने। ए और बी, चाप हो गया अपना ए बी और त्रिज्या हो गई आर हो गई। और ये आएगा रेडियन में। अब रेडियन क्या होता है? जैसे 180 डिग्री है तो क्या बोला जाता है? पाई रेडियन। 180 को पाई लिखा जाता है। 360 डिग्री को क्या लिखा जाता है? कोण को 2 पाई रेडियन। अगर आपने मैथ्स लिया है और 90 डिग्री को क्या लिखा जाता है? 90 डिग्री 180 का आधा हो गया तो ये होगा पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे ही 45 को क्या बोला जाता है? पाई बाय 4 रेडियन। समझ गए ना? यानी 180 में यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ कोणों की भी आवश्यकता होगी। जब कोई वृत्ताकार वस्तु घूमेगी तो वहाँ पर कोणीय विस्थापन थीटा होगा। तो इसलिए जोड़ी गई 2 पूरक राशियाँ, एक समतल कोण जिसका SI मात्रक रेडियन होता है, इसका फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कोण का। अब घन कोण क्या होता है? घन कोण समझने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है मालूम है? एक तो आइसक्रीम कोण आपने देखा होगा। आइसक्रीम कोण यानी आइसक्रीम आपने खाई होगी, तो कई बच्चे बोलते हैं कि हमने तो बहुत आइसक्रीम खाई है सर। अरे कोण में खाना चाहिए ना, बाउल में नहीं, कोण में। और आपने देखा होगा बर्थडे केक, बढ़िया एग्जाम्पल है। बर्थडे केक आपने देखी होगी, या फिर आपने मूंगफली वगैरह खाई होगी मार्केट में, कहीं फिल्म देखने गए तो वहाँ पर 10 रुपये की मूंगफली दी थी, तो ऐसा राउंड पेपर का बना के देता है। कैसा? देखिए डायग्राम देखिए, इस टाइप से ऐसा कोण बना के देता, बर्थडे केक में होता है। तो घन कोण कहाँ पर होता है? घन कोण यहाँ पर होता है, ये जो 2 इन लाइनों के बीच में। स्लेंथ हाइट बोला जाता है इसको। तिर्यक ऊंचाई ये 10th में आपने पढ़ा है शंकु में, है ना? तो ये जो कोण होगा इसको बोला गया है घन कोण। और घन कोण का फार्मूला क्या होता है? घन कोण का फार्मूला होता है, यही बता देते हैं, घन कोण बराबर हो जाएगा एरिया, क्या लिखेंगे? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। और फिजिक्स में गॉस थ्योरम में भी घन कोण का यूज 12th में किया जाता है, तो इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कितनी पूरक राशियाँ होती फिर हमारे पास? 2 पूरक राशियाँ होती है। तो ये घन कोण है और ये समतली कोण है, 2 रेखाओं के मध्य। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये गोली पृष्ठ होना चाहिए, यहाँ पर गोली पृष्ठ बना लो आप। ए भी एक गोली पृष्ठ है ना? तो इसका एरिया क्या हो गया? ए हो गया, और त्रिज्या क्या होगी इसकी? आर स्क्वायर। तो ये घन कोण का फार्मूला आ गया, याद रखना, ए अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण को सॉरी थीटा से नहीं, ओमेगा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है इसको? ओमेगा से। तो ये घन कोण हो गया है। तो ये पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, एक समतल कोण होता है और एक घन कोण होता है। इसका SI मात्रक रेडियन होता है और इसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ पर आपने एक बात गौर की है, ध्यान से देखिए कि इन मात्रकों को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया गया है, परंतु 2 मात्रक आप ध्यान से देखिए। 2 मात्रक कौन से? ध्यान से देखिए। एक तो देखना आपको केल्विन, केल्विन तो के, ये के कैसे लिखा गया है? यहाँ पर कैपिटल है। और फिर इधर आते हैं तो यहाँ एम्पियर भी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। ऐसा क्यों किया गया ये बात आप जानते हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनको कैपिटल क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नेम है, नाम है, और एम्पियर भी, जिनने विद्युत धारा की डेफिनेशन तैयार की थी ना, एम्पियर, तो ये भी एक साइंटिस्ट है, तो इनका नाम भी कैपिटल लिखा गया है। और केल्विन को भी के से लिखा गया है कैपिटल, उनके नाम का पहला अक्षर उनके रेस्पेक्ट देने के लिए कैपिटल लिखा गया है। परंतु यदि आपको लिखना है 5 एम्पियर, क्या लिखना है? 5 एम्पियर, तो फिर पूरा यदि लिख रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लो 10 केल्विन लिखना है,
समझ गए ना, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? उन्होंने बोला कि यदि स्मॉल लेटर आप लिख रहे हो तो ऐसा कैपिटल लिखिए, परंतु यदि केवल आप उसको ए से दिखा रहे हैं तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। केल्विन पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर क्या हो सकता है, छोटा स्मॉल लेटर, परंतु यदि उसको केवल एक अक्षर से दिखाओगे, एक लेटर से दिखाओगे तो कैपिटल होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं दूसरी भौतिक राशि की व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है ना। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। वेग से आप क्या समझते हैं? वेग बराबर क्या होता है बताइए? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन लंबाई है। तो यदि विस्थापन और समय अपने पास नहीं होगा, विस्थापन बटा समय वेग होता है, तो विस्थापन क्या है? लंबाई, और लंबाई क्या है? मूल राशि है। समय भी क्या है? मूल राशि है। तो इन दोनों के द्वारा हमने किसको उत्पन्न कर लिया? वेग को उत्पन्न कर लिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करते हैं किसकी? दूसरी उत्पन्न राशि कौन सी लेते हैं बताइए? अब हम दूसरी उत्पन्न राशि की बात करते हैं, चाल। चाल क्या होता है बताइए? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? लंबाई है, समय भी समय ही है, ये मूल राशि है। तो दो मूल राशि दूरी और समय के द्वारा हमने किसको उत्पन्न कर लिया? चाल को उत्पन्न कर लिया है। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग और समय के द्वारा हमने किसको उत्पन्न कर लिया? त्वरण को उत्पन्न कर लिया। बल बराबर क्या है? F बराबर m में पढ़ा होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर m में आपने पढ़ा ही होगा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल और द्रव्यमान और त्वरण के द्वारा हमने किसको उत्पन्न कर लिया? बल को। तो इस तरह से, और अब फिजिक्स में बहुत जब आगे पढ़ोगे तो कई व्युत्पन्न राशियाँ आप समझ जाओगे कि ये मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न हो रही, उनके द्वारा बनाई जा रही, तो उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके या वॉच अगेन कर सकते, फिर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रकों की आवश्यकता क्यों हुई, पूरे विश्व में इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप सेकंड स्लाइड पे हम चलते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, इनकी विशेषताएं लिखिए, और फिर बात करेंगे हम ये प्रकार कि ये दो तरह के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त जो मानक राशि होती है उसे मात्रक कहा जाता है। जैसे मान लो एक हमने एक डिब्बा लिया, ठीक है ना, एक डिब्बा लिया और उसको बोल दिया गया कि भैया ये डिब्बा सब दूर चलेगा और ये 1 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। तो वो एक मानक बना लिया हमने कि जब भी कोई 50 रुपये देगा उसको हम 1 किलोग्राम दाल दे देंगे, ठीक है ना, यानी उस डिब्बे में भर के दे देंगे। तो उसको मानक राशि हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम है। जैसे हमारे यहाँ चलती है कांगड़ बोलते, चौकी बोलती है, ये सब मानक राशियाँ हैं। इसमें जैसे चौकी की बात करते लगभग 4 किलो इसमें होता है, कांगड़ की बात करते थे 1 किलो होता है। तो ये निमाड़ी क्षेत्रों में ये सब माप चलते हैं। तो एक मानक राशि बना दी जाती कि ये 1 लीटर का बर्तन है, ये 1 किलो है ना। एक राशि बना दी गई, भौतिक राशि है ना, इकट्ठी कर ली गई और बोला गया कि ये 1 किलो है भैया। तो इससे कंपैरिजन करके दूसरी चीज़ें दे दी जाती है। तो डेफिनेशन परिभाषा क्या होगी, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए मानक राशि होती है जो प्रयुक्त की जाती है उसे ही हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब मात्रक बना लिया जाता है, 1 किलोग्राम हुआ, 1 लीटर का बर्तन हुआ, ये सब बना लिया जाता है। तो ये कैसे होना चाहिए, इसके गुण क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी बात करते हैं हम। मात्रकों के गुण, सबसे पहला गुण है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, सभी को समझ में आए ऐसे होना चाहिए। उनका आकार न बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 500 किलो का एक बार्ड बना दिया और वो उठ ही नहीं रहा है, इतना छोटा बना दिया कि वो कहीं रखा तो मिल नहीं रहा, गुम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो मात्रक का जो परिमाण होता है, जो उसका आकार होता है, उसकी जो साइज होती है, न तो बहुत बड़ी होना चाहिए न बहुत छोटी होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात है समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि है ना 5 साल से वो बाट रखा हुआ है, कोई बर्तन रखा हुआ, नाप रखा हुआ है, वो छोटा पड़ गया हो। समय और स्थान, ऐसा नहीं है कि ऊंचाई पर ले गए तो 1 किलो कम हो गया, या फिर कहीं और स्थान पे उसको ले गए, बाट को किसी और स्थान पर हम ले जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो कोई भी मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय और स्थान के साथ उसमें कोई परिवर्तन हो जाए। इंदौर में अगर 1 लीटर है तो भोपाल में 1 लीटर अलग नहीं होना चाहिए, यूएसए में भी सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्थायित्व का गुण, यानी ये वही पॉइंट है कि इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट वह सर्वमान्य हो, सब लोग उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोपाल में 1 किलो अलग है और इंदौर में अलग है, वो सब जगह उसको मान्य होना चाहिए। कई लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 लीटर नहीं मानता इसको, या 1 किलो इसको नहीं मानता, वो सर्वमान्य होना चाहिए, सब लोग उसको मानना चाहिए। भौतिक कारक को ताप दाब का भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अधिक गर्मी है तो वो कम हो गया हो, ठीक है ना, उसको अधिक दबाव है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है तो ये कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर ताप और दाब जो भी भौतिक कारक होते हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक का आकार निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि 1 किलो ऐसा रहेगा तो है रहेगा, 1 लीटर का बर्तन इस टाइप से हो सकता है ना, तो ऐसा रहेगा। उसका आकार कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, आप बदल नहीं सकते, तभी तो सर्वमान्य होगा वो। इसके बाद मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसकी तुलना उसके अन्य मात्रकों से संभव हो। जैसे 1 किलो होता है तो 50-50 ग्राम के हिसाब से कितनी 50 ग्राम आ जाएगी बताइए, 20-50 ग्राम उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। और 250 ग्राम की बात करें 250 ग्राम की तो 4 आ जाएगी 1 किलो में। आधा किलो की बात करो, 500 ग्राम की बात करते हैं तो वो 2 आ जाएंगे। तो उसके अन्य मात्रकों से क्या हो रही है, तुलना संभव होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि जिसकी तुलना उसके अन्य मात्रकों से संभव है। जैसे हम बोलते हैं कि 100 सेंटीमीटर है तो वो क्या बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि 10 सेंटीमीटर है तो वो क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर 10 mm हो जाएगा। तो इस तरह से मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसकी तुलना उसके अन्य मात्रकों से संभव है। यानी कि 100 सेंटीमीटर हो तो वो 1 मीटर कहलाएगा, 1000 मीटर अगर है तो वो 1 किलोमीटर कहलाएगा। तो उसकी तुलना अन्य उसके छोटे मात्रकों से संभव हो रही है। तो मात्रक में ये सब गुण होना चाहिए, अब इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियाँ आपने पढ़ी है, वही डेफिनेशन इसमें लगेगी। जहाँ राशियाँ बोला गया वहाँ मात्रक बोलना है। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियों का मात्रक पहला कहता है मीटर है, ठीक है ना, किसका है, लंबाई का। द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, केल्विन है। ऐसे हमने मूल मात्रक पढ़े हैं, कितने टोटल 9 पढ़े हमने, 7 तो मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियों के मात्रक। तो वो सब मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन देखिए एक बार और, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर मीटर का किलोग्राम से कोई संबंध नहीं, किलोग्राम का सेकंड से कोई संबंध नहीं है, वे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न की जाती है। वैसे बोलेंगे वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते, बनाए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन को मीटर से लिखेंगे और समय को सेकंड से, तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। इसको m/s भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मीटर में आएगी, तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ये मीटर से बना है व्युत्पन्न मात्रक। मीटर 2 बार यूज़ किया गया क्षेत्रफल में, लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से। लंबाई क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई है तो मीटर 2 बार हो जाएगा। और वेग होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन को मीटर से लिखेंगे और समय को सेकंड से, तो क्या हो जाए, मीटर प्रति सेकंड, m/s हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रक पद्धतियाँ
कौन कौन सी होती है? मात्रक पद्धतियाँ, मात्रक पद्धतियाँ क्या बोला जाता है इसको? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण क्या, क्यों बनाई गई ये सब? तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, छटांग बोला जाता है। छटांग किसको बोला जाता है? 50 ग्राम को। एक पाव, एक पाव किसको बोला जाता है? 250 ग्राम को। तो हमारे इधर ये लैंग्वेज, यदि आप अमेरिका जाओगे, यूएस यूके में जाओगे, वहाँ बोलोगे कि यार एक पाव मेरे को सब्जी दे दो, है ना, प्लीज़ गिव मी 1 पाव वेजिटेबल, तो वो समझ जाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि एक पाव हम जानते हैं, एक छटांग भर है ना। कोई बोलते ना एक छटांग दे देना, यार एक छटांग किसको बोला जाता है? हमारे यहाँ लैंग्वेज चलती है क्योंकि इसको 50 ग्राम को बोला जाता है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज बनी है, यदि वो विदेश में जाओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। उधर वाले लोग यदि बोलेंगे कि यार मुझे 1 पाउंड दे दो, है ना, 1 पाउंड मेरे को सब्जी दे दो, तो यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे 1 पाउंड क्या होता है। 1 केजी 1 किलोग्राम ये समझते हैं कि 1 किलोग्राम दे दो, है ना, आधा किलोग्राम दे दो, ऐसा समझते हैं। वो पाउंड अगर बोलेगा अमेरिका वाला यहाँ के कि 1 पाउंड मेरे को, कोई भी सामग्री मांग रहा है ना कि सब्जी दे दो 1 पाउंड, तो अपने यहाँ वाले समझ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, इससे कौन से मतलब कि मात्रक बनाया जाए कि विदेश वाले भी समझ जाए और हम भी समझ जाए? फिर क्या होता है, सभी देशों की एक पंचायत होती है, महासम्मेलन होता है, सभा होती है, और वहाँ पर डिसाइड किए गए हैं मात्रक। तो देखिए, तो मात्रक की जो पद्धतियाँ होती है वो मेनली 3 होती है, या फिर आप 4 बोल सकते हैं। नंबर 1 होती है, मात्रक की जो पद्धति होती है, नंबर 1 होती है FPS पद्धति। FPS पद्धति, एप का मतलब होता है यहाँ पर फुट, एप मीन्स क्या है? फुट। P मतलब क्या होता है? पाउंड। और S मतलब क्या होता है? सेकंड पद्धति भी इसे कहा जाता है। यानी कि लंबाई को किस में मापा जाएगा? लंबाई को फुट में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? पाउंड में, और समय को सेकंड में ही मापा जाएगा। तो यहाँ पर एक कैपिटल अक्षर उठा लिए गए, F, P और S, तो इसको बोलते हैं FPS पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड। मतलब कि यहाँ पर द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? पाउंड में, लंबाई को फुट में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहा जाता है? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। नंबर 2 आती है अपनी CGS पद्धति। ये FPS पद्धति थी, अब आई CGS पद्धति। इस पद्धति में जो लंबाई होती है उसको सेंटीमीटर में लिखा जाता, सेंटीमीटर में लिया जाता है, सेंटीमीटर में लिया जाता है। किसको लिया गया? लंबाई को। और G मतलब क्या हुआ? ग्राम। ये किसको? द्रव्यमान को लिखा जाता है ग्राम में, और S मतलब वही सेकंड है, तो इसको बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम। इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। और इसे मात्रकों की फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है, फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड आती है, इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। क्या आता है इसमें? फुट, पाउंड और सेकंड। इसमें आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब आया MKS पद्धति। MKS पद्धति में M क्या है यहाँ पर? M मीन्स हो गया मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड पद्धति। तो क्या हुआ? मीटर, किलो और सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। मीटर, किलो और सेकंड, इसका पूरा नाम मीटर, किलो और सेकंड है। यानी कि हम द्रव्यमान को
लंबाई को मीटर में लेंगे, द्रव्यमान को किलो में लेंगे और समय को सेकंड में लेंगे। तो ये 3 पद्धतियाँ मुख्य रूप से थी, है ना, FPS, CGS और MKS। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और मीटर किलो और सेकंड पद्धति। बाद में इस पद्धति को नाम दिया गया है SI पद्धति। क्या नाम दिया गया? SI पद्धति। चलो यहाँ लिख देते हैं। इसको नंबर 4 में डाल सकते हैं। SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोला गया है इसको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला गया है इसको। तो इसे बोला सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला गया कि सभी जगह अब जो मात्रक रहेंगे एक समान रहेंगे पूरे विश्व में। यदि 1 लीटर पेट्रोल जितना भोपाल में है उतना US और UK में मिलेगा, सभी पंचायत में डिसाइड किया गया। विश्व के सभी देशों की पंचायतों में या महासम्मेलन या महासभा में यह निर्धारित किया गया और उनको बोला गया SI पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और ये MKS का ही परिवर्तित नाम है SI, यानी MKS पद्धति में जब हम नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे मात्रकों के, तो वो कहलाएगी SI पद्धति। यानी कि हम बोल सकते हैं कि MKS पद्धति का ही परिवर्तित या परिवर्धित नाम क्या है? SI। समझ गए? तो इस प्रकार 4 पद्धतियाँ हो गई, या फिर 3 पद्धतियाँ बोल सकते हैं, क्योंकि MKS का ही परिवर्तित नाम SI पद्धति है। और इसके अलावा SI पद्धति के अलावा अन्य पद्धतियाँ होती हैं, जैसे लीटर को कैपिटल L से लिखा जाता है, मिनट को MIN से लिखा जाता है। तो आप बुक को पढ़ते रहिए ना, बुक को भी घर पर स्टडी कीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे विमीय सूत्र या विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, विमीय समीकरण कैसे बनाए जा सकते हैं, इनके अनुप्रयोग क्या क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।